लापरवाही के अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। पर अगर यही लापरवाही लोगों की दर्दनाक मौत का कारण बन जाए, बल्कि आने वाले पुश्तों के लिए एक खौफनाक सदमा बन जाए, तो वो सिर्फ लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है जिससे आप सीख तो सकते हैं पर उसे ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह एक भयंकर घटना 1986 के दौरान उत्तरी यूक्रेन के एक शहर चेरनोबिल में हुई थी, जिसके वजह से 30 लोगों की तो उसी वक्त मौत हो गई थी। पर उसके बाद जो हुआ, उस घटना ने लाखों लोगों को अपने चपेट में ले लिया। अगर आपको लगता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक्स आज तक के सबसे घातक परमाणु दुर्घटनाएं थे, तो आपको यह हादसा दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तब चेरनोबिल के इन डरावने दुष्परिणामों को जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की। तब मैंने जो पाया उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन तो 26 अप्रैल 1986 की उस काली रात को ठीक 1:24 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने आसपास रहने वाले सभी लोगों की नींदें उड़ा दी। पर यह धमाका अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत ठीक 1 घंटे पहले 12:28 पर हो चुकी थी। उस वक्त एनर्जी कोर कूलिंग फीचर्स के लिए सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था, जिसके मदद से ऑपरेटर्स पावर फेलियर्स के दौरान रिएक्टर्स में होने वाले बदलाव का अभ्यास करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सारे सेफ्टी सिस्टम्स को बंद कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ग्रेफाइट से बनी कंट्रोल रॉड्स, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हो रहे फिजन के दौरान न्यूट्रॉन्स को सोखकर हाई एनर्जी बदलाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की कम मात्रा होने के कारण असंतुलित हो गए। ऊपर से रिएक्टर्स के डिज़ाइन में पहले से ही कुछ दोष थे, जो ऑपरेटर्स के गलत फैसले और नौसिखिएपन के कारण चौथे नंबर के रिएक्टर में अनियंत्रित प्रतिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की वजह बन गए। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ पानी लावा के समान गर्म पानी भाप में बनकर एक विशालकाय स्टीम एक्सप्लोजन यानी एक गर्म भाप के जोरदार धमाके को अंजाम दे गया। वो धमाका इतना ज़बरदस्त था कि रिएक्टर्स की ऊपरी छत पूरी तरह से तहस महस हो गई, और धमाके के भयानक गर्मी के कारण रिएक्टर्स ने तुरंत आग पकड़ ली। जिस पल वो धमाका हुआ, 2 ऑपरेटर्स की तो तुरंत मौत हो गई, जो उस वक्त वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन पलटते गए, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। रेडिएशन की चपेट में आने के कारण 28 लोगों की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें उस न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कुछ फायरमैन भी थे, जो ब्लास्ट के बाद वहां आग बुझाने गए। रिएक्टर्स में ग्रेफाइट धातु का मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा था। पर खौफनाक मंजर का आना तो अभी बाकी था, क्योंकि आग में अभी ग्रेफाइट ही नहीं, बल्कि आयोडीन 131, सेजियम 137 और स्ट्रोनियम 90 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अधिक से भी ज़्यादा मात्रा थी, जो जानलेवा मंजर फैलाने के अलावा बहुत कुछ करने में सक्षम थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो धमाके के वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वायुमंडल में 7 से लेकर 9 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैल चुके थे, जिसके वजह से आने वाले दिनों में रेडियो एक्टिव गैसेस के बादल बनते रहे और वायुमंडल को पूरी तरह से दूषित करते रहे। दिल दहलाने वाली बात तो यह थी कि वो सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 9 दिनों तक लगभग 8000 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे, और पश्चिमी सोवियत संघ और यूरोपियन देशों अपना प्रभाव डालते गए। आयोडीन 131 की हाफ लाइफ
सिर्फ 8 दिनों की होने के कारण उसका असर शुरुआती 14 दिनों में ही ख़त्म हो गया था, पर उसके प्रभाव में आते ही थायराइड कैंसर जैसी भयानक बीमारी लोगों को होने लगी। गौर करने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे सेजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ 30 और 29 साल ही होती है, जिसका मतलब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के असर को आधा होने में 30 और 29 साल लग जाते हैं। और अगर इनका प्रभाव पूरा ख़त्म होने की बात की जाए तो इन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं, क्योंकि उनके असर से अलग अलग तरह के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो रेडिएशन को और फैलाने में मदद करते हैं। शायद आप ये सुनकर दंग रह जाएं कि सरकारी आंकड़े और असल सच में बहुत बड़ा फ़र्क था और हमेशा की तरह लोगों से बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 13% सीजियम 137 और 49% आयोडीन 131 वातावरण में फैला हुआ था, मगर सच कुछ और ही दर्शा रहा था, जिसके मुताबिक 43% सीजियम 137 और 65% आयोडीन 131 की मात्रा वातावरण में घुल चुकी थी। और सबसे ज़रूरी बात जो आम जनता से छुपाई गई थी वो ये थी कि यूरोप का 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा सेजियम 137 से दूषित हो चुका था, जो यूरोप का लगभग 40% हिस्सा था। रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के अलावा धमाके का असर फिनलैंड, स्वीडन, बल्गेरिया, नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और यूके में भी ज़्यादा मात्रा में पाया गया था। रेडिएशन का जीवन में भी भयानक और विचित्र परिणाम होता है, जो कोशिकाओं को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से स्किन कैंसर, थायराइड कैंसर, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसी कारण जो लोग रेडिएशन की अधिक मात्रा के चपेट में आए, या तो वो अपनी जान गंवा बैठे या फिर मरते दम तक साथ रहने वाली बीमारियों के शिकार हो गए, जो आगे चलकर उनके पुश्तों को भी नुकसान पहुंचाते रहेगी। जो हिस्से रेडिएशन की चपेट आ चुके, वहां आज तक खेती करना या फिर किसी भी खाने की चीज़ का प्रोडक्शन करना पूरी तरह से मना है, ताकि रेडिएशन की मार से बचा जा सके। हिरोशिमा और नागासाकी विस्फोट में मारे गए 2,46,000 लोगों से चेरनोबिल में अब तक मारे गए 6,000 लोगों का आंकड़ा भले ही बहुत छोटा लगता हो, मगर चिंता की बात तो यह है कि आने वाले और 100 सालों में रेडिएशन की वजह से मरने वालों की तादाद 6 लाख से भी ज़्यादा पहुंच सकती है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद उस एरिया को स्टेबलाइज्ड और डीकंटामिनेट करने के लिए सोवियत संघ ने 6 लाख सिविल और मिलिट्री के लोगों को हायर किया था, जो डायरेक्ट रेडिएशन के संपर्क में बहुत दिनों तक रहे थे। ये काफ़ी है बताने के लिए कि इन लोगों के अलावा भी और कई लोग भयानक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और मरने वालों का आंकड़ा आसानी से हिरोशिमा और नागासाकी में मरने वालों के आंकड़े को पार कर सकता है। अब आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन नौसिखिए ऑपरेटर्स की छोटी सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ गई, और आज यही लापरवाही लाखों लोगों के सर पर मौत बनकर मंडरा रही है। अगर शायद सोवियत संघ उन रिएक्टर्स पर रेडिएशन प्रूफ शील्ड बना देते, तो वो सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बाहरी एटमॉस्फेयर में कभी ना जा पाते और आज लाखों लोगों पर मौत का ये खतरा कभी ना होता। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा और लापरवाही के कुछ खतरनाक अंजामों को जानते हुए आप डेंजरस कामों में सावधानी ज़रूर बरतेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला। वैसे आपकी क्या राय है इस विषय में? आपने चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में पहले भी सुना था
या फिर क्या आपको यह सभी फैक्ट्स पता थे? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।